वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर। ये ईवीएस का जो सेक्शन है मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी, और 2011 का हो चुका है। कल की वीडियो ज़रूर देखिए, और 2012 का मैं आज कर रही हूँ। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में। तो राइट ऑप्शन इज बी, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, पुस्तकों पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। अभिभावक के विचार को नहीं, अभिभावक को हम क्यों करेंगे। विशेषतः जो है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो वो भी कोई भी प्रयोग वो कर रहे हैं क्लास में, तो ये सबसे प्रभावशाली विधि है प्रयोग करना। प्रयोगशाला विधि इसको कहते हैं। तो शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। जहाँ कहीं भी बच्चे का आकलन हो जाए तो वहाँ आंख बंद कर दीजिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको सब जो चीज़ें हैं ना, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल सीरियल वाइज ही देखने को मिलेंगी। पोर्टफोलियो में इस तरह की मिलेगी कि पहले बच्चे ने क्या किया, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया। तो ये बिल्कुल क्रम से होता है। तो पोर्टफोलियो इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक को आराम आराम तो बिल्कुल गलत ही होगा। और नेक्स्ट है हमारा, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो जहाँ पर मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है भाई, वही सबसे अच्छा होगा। कि श्रव्य दृश्य है तो यहाँ पर भी बहुत सारी इंद्रियों का काम होगा, तो अच्छा हमें ज्ञान मिलेगा ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट ये सिद्धांत है। निरंतरता या अंतर संबंध। तो गाइज, इसका जो होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नता ही होगा। क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि सीमा और जो लीना है दोनों अलग अलग हैं। वो रटकर करती है, वो चर्चा करती है, तो दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। डैश के अलावा समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो गाइज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने जो हैं वो ये मतलब कि कहने का मतलब है कि जो ये तीनों हैं ना, ये पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। जो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने हैं ये पढ़ाने की विधि नहीं है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर उनमें सीखने की जो है क्रिया को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का जो प्रयोग करना डैश सहायता करता है। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में। गाइज, यही बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें संसार की प्रकृति को खोजने का काम आ गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। बोलने और सुनने से, पढ़ने से या सुनने से। गाइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो है पढ़ने से संबंधित जो है बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और इसका निदान हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका क्या परिणाम होगा। उच्च नैतिक विकास होगा, समूह में द्वंद्व उत्पन्न होगा, गहन प्रतियोगिता होगी, या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होगी। तो गाइज, उच्च उपलब्धि होगी और स्वगरिमा भी होगी। जैसे कि कहा गया कि सहयोगात्मक अधिगम है। ठीक है। तो पुराने और दक्ष हैं वो विद्यार्थी, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है। तो उनकी जो उपलब्धि होगी वो उच्च होगी। ठीक है। और उनकी गरिमा को भी उनको मान मिलेगा। ओके। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बेरेनो जिस देश से आया था उसका क्या नाम था। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग की रेलवे टाइम टेबल का कुछ ये आपको अंश दिया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर।
उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंड गांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा? तो गाइस डी ऑप्शन इज करेक्ट। 97 9 किलोमीटर 15 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, तो ये आप जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकलन जो संकलन होती हैं तो वो कैसे उसको सीखती है? अभिसारी चिंतन से, अपसारी से, मॉडलिंग से या अनुकरण से? गाइज वो अपसारी चिंतन करती है तभी वो इतनी चीज़ें जो है ना सीख सकती है। अभिसारी का जो दायरा होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, जो जो चीज़ हम एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन अपसारी का बहुत ज़्यादा होगा। डाइवर्जेंट है तो डाई मतलब दो, दो से ज़्यादा होगा। इस तरह आप जो चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन की ओर फटाफट। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पूर्ण बलन या ज्ञान का सह संबंधन और स्थानांतरण। आप देख सकते हैं कि सह संबंध भी हो रहा है और कहीं ना कहीं एक चीज़ से जगह जो दूसरी जगह जा रही है वो ज्ञान ही है, तो बदलाव भी हो रहा है, स्थानांतरण भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में वो कौन सा उद्देश्य होगा? विज्ञान प्रदर्शनी है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तो क्या उद्देश्य होगा इसका? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना और विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि सृजनात्मक जो है माध्यम सबको उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों से निम्नलिखित सभी शामिल है। डैश के अलावा तो संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता है, पौष्टिकता है, शारीरिक गठन है। तो शारीरिक गठन जो है ना गाइस, वो जो है बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय जो है कारणों में क्या है शामिल है। संस्कृति आएगी, शिक्षा की गुणवत्ता आएगी और पौष्टिकता आएगी, ये सभी वातावरण के हैं। लेकिन जो शारीरिक गठन है ये शरीर से जुड़ा हुआ है, तो शारीरिक गठन इसका राइट ऑप्शन है। कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कि विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। कांसा जो है कॉपर तथा जस्त की मिश्र धातु है। कांसा तांबा जो तथा टिन की मिश्र धातु है। तांबा प्लेटिनम की मिश्र धातु या कांसा एक तत्व है। तो गाइस जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो ये जो है ना तांबा और टिन की जो है ये मिश्रण धातु है। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, तांबा और टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है। तो बंजर हो जाएगी भाई, कि अगर एक ही आप बार बार उसको उगाओगे और रसायन उसमें प्रयोग करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है गाइज वो बंजर ही होगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता बतानी है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने से बड़ी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श। बताना है इसमें, हमने क्रम बताना है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी सी ई डी। मैं एक बार आपको दोबारा से बता रही हूँ कि लेह और लद्दाख के मकानों की क्या विशेषताएं हैं। लेह और लद्दाख के तो क्या है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, सबसे पहली बात। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी बनी जो है मोटी मोटी दीवारें होते हैं और लकड़ी के क्या होते हैं, फर्श होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है लेह और लद्दाख से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ नामक जो समूह है वो संबंधित है गाइज वो पुरानी झीलें और पुनर्निर्मित करने से है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसको हम तरुण भारत संघ को कहते हैं TBS। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। सांपों के संदर्भ में हमने सही कथन चुनना है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये नाग जो है कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काट की दवाई जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हमने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताना है, वो है CBAC। ठीक है, ये तीनों के हैं और सांप के जहर से ही बनाई जाती है, वो नहीं बनाई जाती, इसके जहर से नहीं बनती है।
ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए, बी और सी। ठीक है, हमारे देश में 4 तरह के जो हैं जहरीले जो पाए जाते हैं सांप, और जो नाग कोबरा होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और जहरीले सांप के जो 4 दांत होते हैं, 4 ही आपको मिलता है जहरीले सांप, और उसके 4 ही खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके क्या होता है, शरीर में चला जाता है। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए, लेह और लद्दाख की भी और सांप की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण का चुनना है। बदबूदार होता है, पतला पीला द्रव होता है, अच्छी गंध का तो होता ही नहीं है। जो होता है गंध का, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तरल होता है। नहीं, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। डी ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया है, या मलेरिया हैजा मियादी बुखार है, या मलेरिया डेंगू हैजा है। जो इसका राइट ऑप्शन है गाइज वो है बी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये जो है मच्छर से फैलते हैं। ठीक है, चिकनगुनिया ये एक उष्ण कटिबंधीय रोग है जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया है ये वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। और चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला रोग है। इस रोग का उग्र चरण तो मात्र 2 से 5 दिन के लिए चलता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता है। और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मलेरिया है वो कटता है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा। चलिए, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रोकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते थे? अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो गाइज इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से ये जो है मधुबनी चित्र बनाए जाते थे चित्रकारों के द्वारा। और जो ये मधुबनी चित्रकला है गाइज, ये बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दरभंगा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की जो है प्रमुख कला है। और इसके रंगों को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? घरेलू चीज़ें जैसे कि हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल और पीसे हुए चावल। ये 4 चीज़ें जो आप याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी चित्रकला। चलिए, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। अब मैं आपको बात बताती हूँ, कहीं भी समावेशी शिक्षा अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है ना, तो आंख बंद करके ना वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए वो क्या है कि हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई कोई गेंद जो है घर्षण के कारण ही हमारे पास जो है वापस लौट कर आती है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो हमने सही सही बताना है कि कौन सा जो है ना क्रम बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ये कोई वो नहीं है, ये न्यूटन लॉ है। ठीक है, गेंद का ऊपर जाना और नीचा नहीं, न्यूटन लॉ के अंतर्गत आता है। और डी ऑप्शन इज करेक्ट कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर क्या करते हैं, रोकते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के जो है बराबर काम करती है, गर्म होती है सॉरी। और एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में डैश घंटों का समय लगता है। 6 250, 6 200, 10 250 या 10 200। तो गाइस डी ऑप्शन इज करेक्ट। 10 साधारण स्वेटरों के जो है बराबर ये गर्म होती हैं। ठीक है, और 200 घंटे इसको बनाने में लगता है। 10 और 200 का रेशो है, याद रख लीजिएगा पश्मीना शॉल का। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे कि समूह
चर्चा, समूह, परियोजना, इसमें सब कुछ, ठीक है। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? भाषण निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना। तो गाइज ये तो सी होगा कि सामाजिक गतिविधि के रूप में उस सबको ये चीज़ें सिखा रही है ना, समूह चर्चा होना, समूह आ गया तो वो समाज में ही उत्पन्न होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेपथीनियस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, लाइक कर देना आप तो। नेपथीनियस ये एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। ये जो पौधा है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में, असम में, उड़ीसा में, या अरुणाचल प्रदेश में? ए जो है वो जो नेपथीनियस है वो मेघालय में पाया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल। तो जो कोयला है गाइस वो बिल्कुल इन तीनों से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस और जो पेट्रोल है, ये सब क्या है? पेट्रोलियम के उत्पादन है, जबकि कोयला पेट्रोलियम से नहीं लिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पैराफिन, मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, कोयला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो गाइस सी ऑप्शन इज करेक्ट। अक्टूबर से दिसंबर जो है हम जो है मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दिसंबर, तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा? बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा और मेरे को ना समझ आ गया कि भाई हम अगर जल्दी पढ़ लें तो ठीक रहेगा। हम एक क्वेश्चन पर अगर अटकते रहेंगे, ऐसा ऑप्शन होगा तो टाइम वेस्ट होगा इस टाइम, जो मेरा मानना है। अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हों आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि 2012 का मैं आपसे सीडीपी का सेक्शन भी जो आपसे डिस्कस कर लूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।